नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना। देखिए, हमने लगातार हम राजनीति विज्ञान या अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान से तमाम जो बनने वाले सवाल हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लेंगे भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना। और जो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका बहुत ही विस्तृत रूप से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस प्रस्तावना में जितने भी जो सवाल बन सकते हैं, भले छोटे हो बड़े हो, कितने भी कितनी बार संशोधन किया गया, तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ये इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, ये कितनी बार कौन सा शब्द आया है, और अभी तक जितनी बार जो सवाल बने हुए हैं यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में उन तमाम सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, भारत की उद्देशिका यानी उद्देशिका या प्रस्तावना। ये प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है सबसे बहुत कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना के संविधान का दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का दर्शन। यदि ये सवाल आ गया कि संविधान का दर्शन किसे कहा गया है, तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन होगा प्रस्तावना को, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग है, यानी जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तब ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं कि अभी तक भारत में, जैसे हमारे को भारत का संविधान बनने के बाद भारत की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है, 1 बार हुआ है। और 1 बार कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह, ये जो हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति हैं, इनकी अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो 1 बार संशोधन हुआ। किस समिति की सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुआ। और ये 3 शब्द जोड़े गए, तो यहाँ पर देखिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। हम यहाँ पर इस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तावना का जो आधार है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो प्रस्तावना का जो आधार है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी जो संविधान सभा है उसके सामने प्रस्तुत किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। ये उद्देशिका का प्रस्ताव है। और ये 13 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा के सामने रखा गया था। यानी जो संविधान सभा थी, यानी संवैधानिक जो सभा थी, उसके सामने रखा गया था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये कई बार हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि 13 दिसंबर 1946 को, या हमारे ऐसे पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के सामने कब रखा गया, तो यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। बारकर ने अपनी पुस्तक के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बारकर हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में उद्देशिका की प्रशंसा में ये कहा कि मैं इसे पढ़ता हूँ, जब मैं उद्देशिका के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो भी तर्क दिए गए हैं उन्हें उद्देशिका में संक्षिप्त और सारभूत रूप से प्रस्तुत करती हैं। तो शब्द चयन, सौंदर्य, भाव, गरिमा की दृष्टि से ये सर्वाधिक साहित्य है और ये संविधान की कुंजी है। यानी बारकर ने हमारी जो संविधान की उद्देशिका है उसको बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि यदि आपने उद्देशिका को यदि आपने पढ़ लिया है तो उस पुस्तक के अंदर क्या है, ये संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि ये पुस्तक किस शब्द पर रचा गया है। ये बात कही है बारकर ने। हमारे के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी यानी ने हमारी जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक कुंडली कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इसको क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। अब बात करते हैं सुभाष कश्यप ने यहाँ पर हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या कहा है? संविधान शरीर है। संविधान क्या है? शरीर है, तो प्रस्तावना आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। और प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, और चित्र जो बोलता है वो कहानी है। और तपस्या की त्याग और बलिदान थी। देखिए,
साथियों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। कई बार हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो इसमें ऑप्शन दे दिया जाता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन्होंने कहा था। और सुभाष कश्यप यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जैसे संविधान एक शरीर है, जैसे हमारा शरीर होता है और उसकी एक आत्मा होती है, यदि आत्मा को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर मर्त के समान होता है। उसी प्रकार से अपन बात करते हैं कि यहाँ पर संविधान में से भी यदि प्रस्तावना को निकाल दिया जाए तो संविधान भी मृत के समान हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से एक एक शब्द चित्र और चित्र से जो बोलता है वो कहानी है तपस्या की त्याग और बलिदान थी। अब बात करते हैं सुब्बाराव। सुब्बाराव ने प्रस्तावना संविधान के आदेशों और आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र बताया। सुब्बाराव ने प्रस्तावना को संविधान के आदेशों आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया है। अब बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये हमारे आपको पता है न्यायाधीश बने थे। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसने कहा? ये सवाल बहुत ही बार पूछा गया है कि मोहम्मद संविधान की आत्मा है। देखिए ये जो हमारी आज जो संविधान की उद्देशिका पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रस्तावना पर, ये बहुत ही विस्तृत है। जो हमारे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा, ये बहुत ही लाभदायक होगा। अब बात करते हैं AK पालकीवाला। ये प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान क्या है? संविधान प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। JR स्विच, JR जो स्विच है हमारे पॉलिटिकल थिंकर, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन द क्लोरोमेंट ऑन पॉलिटिक्स में लिखकर 4 तत्व स्पष्ट होते हैं। 4 तत्व क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। अब बात करते हैं सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत क्या है? जनता। क्योंकि हम यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हम भारत के लोग, भारत के लोग, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर जो सत्ता का जो स्रोत है वो क्या है? जनता है। अब बात करते हैं शासन का प्रकार। शासन हमारे भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, गणराज्य है, ये कहने का मतलब राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ पर निर्वाचित होता है, न कि राजतंत्रात्मक है। बात करते हैं शासन प्रणाली के लक्ष्य। यहाँ पर हमारी जो शासन प्रणाली का जो लक्ष्य है वो है सामाजिक, आर्थिक और न्याय स्वीकृत और क्रियान्वयन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, न्याय की क्रियान्वयन किया गया है। देखिए हमारी इस प्रस्तावना को लेकर कई बार विवाद हुआ है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बेरुबारीवाद 1960, बेरुबारीवाद 1960, यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद ने अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या बोला? बेरुबारीवाद में 1960 में न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद संसद अनुच्छेद 368 की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। और प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं ने आशय को स्पष्ट करने वाला भाग बताया। कौन से वाद में बताया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर बनता है। बेरुबारीवाद में बताया कि यहाँ पर यह सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है कि किस वाद के अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बेरुबारीवाद के अंदर पूछा जाता है। कब हुआ था? ये 1960 के अंदर हुआ था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसमें कौन परिवर्तन नहीं कर सकती? यहाँ पर संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारी भारतीय संविधान प्रस्तावना जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ये बात हमारे बेरुबारीवाद के अंदर का है। अब देखिए अगला वाद जो वाद आता है केशवानंद वाद। ये केशवानंद जो वाद है इसके अंदर बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है। क्या बात कही है? न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना 24 अप्रैल 1973 यानी संविधान का अंग है। ये देखिए केशवानंद वाद में हमारे फिर से न्यायपालिका क्या मान रही है? प्रस्तावना को संविधान का अंग मानती है और संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है। ये कब आ रहा है? 1973 आ रहा है। साथियों ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए केशवानंद वाद के अंदर यहाँ पर प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हैं और संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती है। यानी अब संसद को परमिशन मिल गई है केशवानंद वाद के अंदर कि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना मौलिक ढांचे को नष्ट की हुई। यानी यहाँ पर एक लाइन रख दी है कि आप भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मौलिक ढांचे में कोई भी परिवर्तन किए बगैर आप परिवर्तन यानी संशोधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए गोलकनाथ वाद। हमारी गोलकनाथ वाद की बात करते हैं। गोलकनाथ वाद प्रस्तावना को न्यायालय ने माना कि 1967 में प्रस्तावना न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं माना गया क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है।
हम बात करते हैं गोरखनाथवाद 1967, इसमें यह माना गया कि प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। अब बात करते हैं 1993 रघुनाथ राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। देखिए साथियों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और उन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। 1993 में रघुनाथ राव जो मामला हुआ था, उस रघुनाथ राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, ये बात कही। इसके अलावा दूसरा हमने बात की, इसके द्वारा विधानमंडल प्रतिबंधित नहीं लगाए जा सकते हैं, इसके द्वारा विधानमंडल में प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर आप विधानमंडल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तीसरी बात कही, जहां संविधान की भाषा संधि को, जहां संविधान की भाषा संधि को या दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने के लिए उपयोगी हैं, यानी जहां संविधान की भाषा संधिक होती हैं, प्रत्युत्तर नहीं मिलता हो या दो अर्थों वाले उपबंध को समझने के लिए हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उपयोगी है। 1993 के रघुनाथ राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, इसके अलावा शक्ति विधानमंडल पर नहीं लगाए जा सकते हैं, जहां संविधान की भाषा संधिक हो, उन्हें दो अर्थों में इस प्रकार से। अब साथियों हम देखिए एक एक शब्द को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को बताना, जिससे हो सकता है किसी के लिए लाभदायक हो सकता है। अब हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में बहुत विस्तृत से जानने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे महत्वपूर्ण जो सवाल बन सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे कि हम भारत के लोग, देखिए हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाता है कि हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसका अर्थ होता है भारत में लोकप्रिय संप्रभुता जनता के हाथों में निहित है। भारत में लोकप्रिय संप्रभुता जनता के हाथों में निहित है और इन शब्दों से ये पता चलता है कि जनता ने अधिनियम किया है, जनता ने तो जनता ने अधिनियम किया है। इसके पहले ब्रिटेन द्वारा पारित अधिनियम द्वारा भारत का शासन संचालन होता था। यह आपको पता है कि हमारे भारत में ब्रिटेन साम्राज्य का शासन था और यहाँ पर समय समय पर हमारे बहुत सारे ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित जो अधिनियम थे उनके द्वारा हमारे यहाँ पर शासन संचालित होता था। तो पहले हमारे ब्रिटेन के पारित अधिनियमों के द्वारा भारत का शासन संचालन होता था और इस प्रकार भारत में सर्वोच्चतम है वो है भारत की जनता। सर्वोच्चतम है वो कौन है, भारत की जनता, भारत की जनता। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके अंतर्गत भारत की शासन की प्रकृति को दर्शाया गया है। इसमें क्या दर्शाया गया है कि भारत की शासन की प्रकृति कैसी है उसको दर्शाया गया है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्णतया स्वतंत्र, यानी संप्रभुता है भारत के आंतरिक और बाहरी रूप से भारत संप्रभु एक राष्ट्र है और वह अपनी गृह नीति, यानी कहने का तात्पर्य गृह नीति या विदेश नीति का क्या करता है, संचालन करता है किसी और की सहायता के बिना। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं है कि हमारी भारत की जो विदेश नीति है कोई और देश हमारी संचालित करता है। भारत आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से वो क्या है, संप्रभु है। क्योंकि आपको पता है कि संप्रभुता होती है वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो हमारी बात करते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो इसका मतलब आंतरिक और बाहरी रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। हम किसी के अधीन नहीं है, हम किसी के उपनिवेश नहीं है, हम किसी भी साम्राज्यवादी ताकत के अधीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र रूप से हम विदेश नीति का संचालन करते हैं। ये आपको पता है कि हमारी भारतीय विदेश नीति के जो जनक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले हमारी भारतीय विदेश नीति की आधारशिला रखी थी। अब बात करते हैं समाजवादी शब्द। ये देखिए साथियों, आपको पता है कि जो ये समाजवादी शब्द है ये भारत के मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं था। ये सवाल कई बार अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा शब्द भारत की मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो ये आपको कॉमन सेंस का सीधा सीधा सवाल है। अपन बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा सवाल आ रहा है, क्योंकि ये आपको पता है कि समाजवादी शब्द है, ये शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3/1/1977, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कई साथी याद नहीं कर पाते हैं या ज्यादातर साथी इसको तो अच्छी तरह से याद कर लेते हैं।
कि 42वां संविधान संशोधन 1976, लेकिन ज्यादातर साथियों को ये पता नहीं होता है 3/1/1977 के अंत में इसको स्थापित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कई आजकल ये सवाल कम पूछने लग गया, सब एग्जामिनर के अंदर एग्जाम में ये ज्यादा सवाल आजकल आने लग गया। 3/1/1977 के अंत में स्थापित किया गया। अब आपको पता होगा कि हमारे भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो दिखने में ऐसे लोकतंत्रात्मक थे, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी आत्मा थी वो समाजवादी थी। कैसी थी? आत्मा समाजवादी थे। उनका बात करते हैं वो समाजवाद की ओर उनका झुकाव था। तो नेहरू जी ने मैं समाजवाद का पक्षधर हूँ, मैं पक्षकार हूँ। देखिए नेहरू जी साफ साफ कह रहे हैं कि मैं समाजवाद का पक्ष हूँ, आशा करता हूँ कि भारत समाजवाद का पक्ष लेगा, भारत समाजवाद का पक्ष लेगा और भारत एक समाजवादी राज्य के गठन के लिए कदम उठाएगा। ये नेहरू जी ने वास्तव में एक सपना देखा था और ये सपना उनका हकीकत में जो भारत की जो संविधान है उसकी जो आत्मा है, अपन उसमें अपन बात करते हैं तो जैसे अपन हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन निर्देशक तत्वों के अंदर तो समाजवाद जैसी विचारधारा मिलती है, लेकिन हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उस पर कहीं पर भी अमिट छाप नहीं छोड़ना चाहते थे। इस वजह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को शुरुआत में नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय हमारा जब भारत आजाद हुआ था उस समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, दो विचारधाराएं चल रही थी, एक पूंजीवादी विचारधारा चल रही थी, एक समाजवादी विचारधारा चल रही थी। तो भारत दोनों गुटों से अलग होकर एक हमारा गुट निरपेक्ष या ना संगठन की स्थापना की थी। इस वजह से भारत किसी भी विचारधारा को भारत के ऊपर थोपना नहीं चाहता था। इसी कारण से भारत ने समाजवाद जो शब्द है उसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका प्रयोग नहीं किया। लेकिन वास्तविक रूप से अपन बात करते हैं तो नेहरू जी ने ये सपना देखा था हकीकत रूप से, और वो हकीकत में सपना कब हुआ? पूरा 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। उम्मीद है साथियों जिस प्रकार से मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ, कि जिस प्रकार से महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर रहा हूँ, इनके एक एक पॉइंट को आपको वास्तविक रूप से देखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने जो वाले सवाल हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पर्पज से आते हैं। अब बात करते हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। इस संविधान के देश को किसी भी विशिष्ट आर्थिक संरचना के साथ प्रतिबंध नहीं करता है। इस प्रकार इस प्रकार संविधान देश के किसी भी विशिष्ट आर्थिक संरचना के साथ प्रतिबंध नहीं करता है। 1955 में कांग्रेस आवड़ी अधिवेशन 1955 में कांग्रेस आवड़ी अधिवेशन कांग्रेस का मद्रास उद्देश्य समाजवादी ढांचे में समाजवाद को प्राप्त करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। 1955 में कांग्रेस का जो आवड़ी अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का उद्देश्य समाजवादी ढांचे में समाजवाद को प्राप्त करना था। 2004 में पंजाब राज्यवाद में न्यायालय ने माना कि समाजवाद एक आधिकारिक लक्षण है। समाजवाद क्या है? एक आधिकारिक लक्षण है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 2004 में पंजाब राज्यवाद के मामले में न्यायालय ने ये वास्तव में माना कि समाजवाद एक आधिकारिक क्या है? लक्षण है। तो समाजवाद का अर्थ होता है उत्पादन और वितरण और विनियम के संसाधन और सार्वजनिक स्वामित्व के हाथों में रहे। यानी समाजवाद जो शब्द है जो भारत में लिया गया है उसका उपयोग, उसके पीछे कारण है कि उत्पादन वितरण और विनियम तीनों चीजों की बात कर रहे हैं। उत्पादन होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, विनियमन होना चाहिए कि संसाधन सार्वजनिक और स्वामित्व के हाथों में रहे। किसके? यानी सरकार के हाथों में ज्यादा से ज्यादा रहे। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द। देखिए ये पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि हमारे जो भारतीय जो संविधान है उसमें भारत ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब हमने सभी धर्मों को समान बराबर का दर्जा दिया गया। भारत के मामले में सभी धर्मों को समान पक्ष रखा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद के साथ ये सब जोड़ा गया। मूलतः इस भावना की जो इस पंथ निरपेक्ष की जो भावना है वो संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14, 15 और 16 और इसके साथ साथ 25, 28, 29, 30 ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की जो भावना थी वो हमारी इस पंथ निरपेक्ष शब्द में दिखाई दे रही है और अनुच्छेद 325 में भी दी गई है। और 10 अनुच्छेद ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं, इस पंथ निरपेक्ष की जो भावना है ये प्रमुख हमारे अनुच्छेदों के अंदर दी गई है। प्रमुख अनुच्छेदों के अंदर दी गई है। यानी कितने अनुच्छेद हैं? ये 10 अनुच्छेदों के अंदर इनकी भावना है। यहाँ पर 25 के साथ ही इन्हें 26 भी है, 27 भी है और 28 भी है। ध्यान रखना यहाँ पर 26,
27 और 28। तो इस प्रकार से टोटल हमारे 10 अनुच्छेदों की ये मूल भावना हमारे पंथ निरपेक्ष शब्द में छिपी हुई है। अब बात करते हैं एस आर बॉम्बेवाद। एस आर बॉम्बेवाद न्यायमूर्ति बी जितिन रेड्डी ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता मौलिक ढांचे का अंग है। पंथ निरपेक्षता क्या है? मौलिक ढांचे का क्या है? अंग है। मौलिक ढांचे का अंग है। इसको नष्ट करने का अधिकार संसद और राज्यों को नहीं है। मौलिक ढांचे का अंग है और इसको नष्ट करने का अधिकार न तो संसद के पास है और न ही राज्य के पास है, राज्यों के पास है। कौन सा? पंथ निरपेक्षता हमारा संविधान की प्रस्तावना का मौलिक ढांचा है। इसको न तो संसद को समाप्त करने का अधिकार है और न ही राज्य को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये किस वाद के अंदर का है? एस आर बॉम्बे वाद के अंदर ये बात कही गई है। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष का होता है भारत पंथ के प्रति निरपेक्ष रहेगा, यानी सभी धर्मों के प्रति वो कैसा रहेगा? निरपेक्ष रहेगा, तटस्थ रहेगा। ऐसा भी नहीं, भारत तटस्थ भी नहीं रह सकता। इसका कोई भी अपना राष्ट्रीय धैर्य धर्म नहीं होगा, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इसके लिए सभी धर्म सम्मान होंगे, सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। सभी धर्मों को समान रूप से आज़ादी मिलेगी। भारत का प्रत्येक नागरिक जो चाहे वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। ये बात आपको पता है मौलिक अधिकारों के अंदर कही गई है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ सम्मान किया जाता है। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक अर्थ। अब लोकतंत्र का मतलब होता है, ये आपको पता है कि जनता का शासन, जनता का शासन होता है। और हमारे यहाँ भारत में जब स्वतंत्र भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने ये समस्या थी कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई जाए। तो भारत के सामने सबसे बड़ा प्रयोग किया गया लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। क्योंकि भारत की आदि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो अनपढ़ थी और हमारे यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं था। ज्यादातर लोगों ने ये सोचा था कि भारत में क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से भारत में लोकतंत्र सफल हुआ। और यहाँ पर देखिए लोकतंत्रात्मक अर्थ है सरकार का चयन जनता के द्वारा होगा। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है यहाँ सरकार का चयन किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा होगा, जनता के द्वारा होगा। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी अनुच्छेद 326 और राजनीतिक दल बनाने वाले मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के आधार पर होगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारे भारत में वयस्क मताधिकार अपनाया गया। पहली बार हमारे भारत में वयस्क मताधिकार मणिपुर राज्य में अपनाया गया था। लेकिन आपको बताते हैं कि भारत के मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की जो आयु रखी गई थी उस संविधान में 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन बाद में इसको 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जो वर्तमान में हमारे वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर गणराज्य। गणराज्य बहुत ही शब्द है, ये हमने शब्द फ्रांस से लिया गया है ये शब्द। और इसका मतलब होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष पद वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, क्योंकि उसी दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था और उसी दिन हमारा भारत कैसा बना? गणराज्य, भारत का गणराज्य बना। तो इसी वजह से आपको पता है कि हमारी 26 जनवरी 1950 को जब मनाया जाता है तो राजपथ कर हमारे 26 जनवरी को तिरंगा हमारे राष्ट्रपति महोदय इसको लहराते हैं। तो इसका मतलब कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो पद वंशानुगत होकर जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब बात करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये हमारा न्याय अनुच्छेद 38 के अंदर बात की गई है। न्याय भारतीय संविधान का प्रथम मूल्य है। न्याय भारतीय संविधान का प्रथम मूल्य है, इसलिए उद्देश्य की पहला स्थान इसी को दिया गया है। किसको? न्याय को। ठीक है, सामाजिक न्याय का संकीर्ण अर्थों में हम समाज के किसी भी तरह को भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब होता है सभी धर्मों, सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। किसी भी धर्म, किसी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 18 से 14 से 18 जो है इसे संबंधित है, समानता का अधिकार की बात करता है, न्याय की बात करता है। तो ये आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं 14 से 18 और इसी में सामाजिक न्याय की बात की गई है, जिसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 15 के अंदर सामाजिक न्याय की बात की गई है। लेकिन व्यापक अर्थ में इसका आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी
शामिल हैं, राजनीतिक आर्थिक भी न्याय भी शामिल है। यहाँ पर देखिए गरीब और वंचित वर्ग के लिए राज्य अधिक से अधिक कार्य करेगा, यानी मूलतः तीनों शब्द अनुच्छेद 38 यानी हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमारे राज्य की प्रेरणा का कार्य करते हैं, हमारे राज्य की प्रेरणा का कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 38 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए राज्य अधिक से अधिक का क्या करेगा, कार्य करेगा, उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं साथियों, हम बात करते हैं कि आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय की जो संकल्पना है वो मूलतः अनुच्छेद 39, 41 और 46 ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर बात की गई है आर्थिक न्याय की। यानी आर्थिक न्याय की मतलब होता है कि अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा गहरी खाई नहीं होनी चाहिए। जो अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाई जाए, और जो गरीब हैं उनके लिए हमारी समाज कल्याणकारी योजनाएं या ऐसी हमारी योजनाएं चलाई जाए जिनके उस वजह से उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। अब बात करते हैं साथियों राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समान अवसर दिया गया। समान अवसर दिया गया कहने का तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वो अपना वोट दे सकता है। उसके बाद 21 वर्ष होने के बाद, उसके बाद 25 वर्ष होने के बाद, इस प्रकार से वो राजनीतिक पद भी प्राप्त कर सकते हैं, राजनीतिक पद भी प्राप्त कर सकते हैं लगातार। तो कहने का तात्पर्य राजनीतिक न्याय का मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि आरा राजनीतिक न्याय का मतलब होता है भारत का प्रत्येक नागरिक जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा किसी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को वोट देने का अधिकार होगा। तो इसके संविधान के अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 19 के और सी यहाँ पर यह प्रावधान किया गया। अनुच्छेद अनुच्छेद 326 और इसके अलावा 19 के और सी के अंदर यह प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ ही विचार और व्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये आपको पता है कि हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 19(1) के अंदर ये दिया गया, विचार और व्यक्ति उपासना का अवसर दिया गया है। तो सभी को हमारे यहाँ पर अवसर यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार व्यक्त कर सकता है और उसके अलावा धर्म की उपासना कर सकता है, ये पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, ये संविधान का अनुच्छेद 19(1) में। इसके साथ ही अनुच्छेद 25 के अंदर विश्वास और धर्म और उपासना, यानी आप विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। और यहाँ पर आप विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अनुच्छेद 17 प्रतिष्ठा और अवसर, अनुच्छेद 21 आपको पता है कि हमारे अनुच्छेद 17 है जो हमारी अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 21 से हमें जीवन जीने का अवसर देता है। तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 हमारे को प्रतिष्ठा और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देता है अनुच्छेद 17 और 21। अवसर की समानता में अनुच्छेद 16 है जो हमारे अवसर की समानता, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक जो राजकीय सेवा प्राप्त करना चाहता है सभी को राजकीय सेवा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा, उसको जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा किसी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है। और ये बंधुता शब्द हमने कहाँ से लिया गया है, ये हमने फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये तीन जो शब्द हैं हमने फ्रांस से लिए गए हैं। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों शब्द हैं, इनको यदि क्रम से याद रखना चाहिए। कई बार ये शब्द क्रम से पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये तीनों शब्द किस प्रकार से आते हैं, कई बार इनको उल्टा सुल्टा बता दिया जाता है। कहने का मतलब अधिनियम को पहले, अंगीकृत को पहले, आत्मनिर्भित को। तो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भित ये भारत की जनता है जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसको समर्पित किया था। तथ्य पहला पैर जो दो शब्द हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। छठा पैर है जो अखंडता शब्द जोड़ा गया, छठा पैराग्राफ में अंदर अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पहला पैर के अंदर जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। बार्केट ने प्रिंसिपल सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत बंधुता को सहकारिता का सिद्धांत कहा है। तो साथ ही यहाँ पर आज हमने बात की भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उससे बनने वाले तमाम सवालों पर हमने चर्चा की, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही वीडियो अच्छा सा पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना है जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी प्रकार से आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगे, तो आप इस चैनल से
सब्सक्राइब करके हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।